नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। सबसे पहले बात बुलंदशहर की, जहां अवैध बारूद फैक्ट्री के ब्लास्ट के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। जी संगम ने अवैध बारूद फैक्ट्री के मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए। इसके बाद एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए बीट इंचार्ज और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है, जबकि डीएम ने पुलिस की भूमिका की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। आपको बता दें कि आज सवेरे यहां के बिबियाना गांव में अवैध बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। इसमें फैक्ट्री के मालिक की मौत हो गई थी, 2 बच्चे घायल हो गए थे। 1994 से बिना लाइसेंस के ही ये फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस की भूमिका की भी ये जांच होगी। अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। बिना लाइसेंस के कह सकते हैं 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है ये फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस की भूमिका किस तरीके से सवालों के घेरे में है? क्या पुलिस अगर सख्त होती तो बिना लाइसेंस के फैक्ट्री चल पाती? जी बिल्कुल ये संभव नहीं है, क्योंकि जी संगम की जो पड़ताल है उसमें ये मालूम चला है कि 200 मीटर दूर यहाँ पे बिबियाना पुलिस चौकी है और 200 मीटर दूर अगर अवैध बारूद की फैक्ट्री कोई चल रही है तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि पुलिस की मिलीभगत के बगैर पुलिस चौकी से 200 मीटर दूर इस तरह की कोई अवैध बारूद फैक्ट्री नहीं चल सकती। एक बड़ा ऑर्डर इस फैक्ट्री मालिक के पास आया हुआ था, जिसकी सप्लाई के लिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर पटाखे तैयार किए जा रहे थे। बारूद का जो सामान था वो तैयार किया जा रहा था और आज ये दोपहर में इस ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। जी संगम ने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद डीएम और पूरा प्रशासन हरकत में आया है और जो इलाके के इंचार्ज हैं उनको सस्पेंड किया गया है। 2 बीट कांस्टेबल है उनको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा एक जांच कमेटी बनाई गई है जो कि इस सारे मामले के तमाम पहलुओं की जांच करेगी। अच्छा, बीट इंचार्ज और 2 कांस्टेबल को तो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जो फैक्ट्री मालिक की मौत हुई है और जो 2 बच्चे घायल हैं उनके तरफ से किस तरीके का बयान आया है? क्या यहाँ पर ये हालात बिबियाना गांव के और भी अवैध फैक्ट्रियों के हैं? देखिए, क्योंकि लगभग 20 साल से ये फैक्ट्री चल रही थी तो फिलहाल इसमें विस्फोट हुआ है, तो इसी फैक्ट्री को लेकर के प्रशासन ने इसको जांच का केंद्र बिंदु बनाया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लगातार इस तरह की फैक्ट्रियां अक्सर सामने आती रही हैं और जब जब हादसे हुए हैं तभी तब इन फैक्ट्रियों का पता चला। और तो लिहाजा ये भी माना जा सकता है कि अब भी दर्जनों इस तरह की फैक्ट्रियां बुलंदशहर के देहाती इलाकों में चल रही हैं, जिनमें आए दिन हादसे की खबरें आती रहती हैं। इसके बावजूद प्रशासन हादसे के वक्त जरूर कार्रवाई के दावे करता है, बाद में ये कार्रवाई और जांच लीपापोती में बदल जाती है, खानपूर्ति में बदल जाती है। लिहाजा इस तरह के धंधे बेरोक टोक पुलिस की मिलीभगत से चलते रहते हैं। धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल की किल्लत कुछ दिन और बनी रहेगी। दरअसल कई रिफाइनरियों में मेंटेनेंस मथुरा बरौनी रिफाइनरी में ब्रेकडाउन होने से तेल संकट गहरा गया था। फिलहाल अब इन्हें ठीक कर लिया गया है, लेकिन अभी स्थिति सामान्य होने में 2 से 3 दिन का वक्त और लगेगा। रिफाइनरीज में ब्रेकडाउन भी हो सकता है, जो हुआ है। इधर डिमांड भी एकदम से बढ़ गई है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, पावर की कमी की वजह से डीजल के ऊपर हम लोग सारे जनरेटर्स ऑपरेट कर रहे हैं, बढ़ी है और प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हुआ है। कोई क्राइसिस प्रोडक्ट की नहीं है, स्कैरसिटी जरूर है। 2-4 दिन के अंदर में ये जो स्कैरसिटी है ये भी खत्म हो जाएगी। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदारों को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। भूमि अधिग्रहण मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही किसानों को अब जमीन वापस नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो मुआवजा तय किया है वही मुआवजा किसानों को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन अधिग्रहण रद्द करने का असर बहुत बड़ी तादाद में लोगों पर पड़ेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब किसान अपनी आगे की रणनीति बनाने में जुट गए। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा का, ग्रेटर नोएडा और सभी फार्मर्स की सभी पिटीशन को डिसमिस करते हुए कहा है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि 10% डेवलप्ड लैंड मिलेगी और 64% मुआवजा बढ़ के मिलेगा, यानी 1400 रुपए गज, वो सही है। और साथ ही आज तक जो तलवार टंगी हुई थी ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कंस्ट्रक्शन काम होगा कि नहीं, वो तलवार आज हट गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो फार्मर्स आए थे, कुछ ऐसे फार्मर्स भी थे जिन्होंने ना मुआवजा लिया था और जिनका अभी तक कब्जा था, जो फसल वगैरह उगा रहे थे, उनके लिए सदमा है। ज्यादातर जो है डेवलप्ड लैंड, क्योंकि 10% मिल गई है और साथ ही जो है 1400 रुपए गज से मिला है, तो ये कहा जाएगा कि आंशिक रूप से फार्मर्स को
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है। लेकिन बिल्डर्स के लिए ये बहुत बड़ी रिलीफ है, क्योंकि अगर ये अधिग्रहण रद्द हो जाता तो ये जो बड़ी बड़ी गगनचुंबी बिल्डिंगें बनी हैं वो सारी या तो तोड़ी जाती या किसानों को दी जाती। उस स्थिति में मेन कारण जो है, जब हम आर्गुमेंट कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट जज ने यही कहा कि जहां पहले से ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, डॉक्टर साहब उसको कैसे वापस करेंगे। किसानों को बहुत निराशा हुई है, क्योंकि किसानों की जमीन अर्जेंसी क्लॉज के अंदर एक्वायर की गई थी और किसानों की जमीन में कब्जा भी है, और जो किसान खेती कर रहे हैं अर्जेंसी क्लॉज की क्या जरूरत थी, उसको माननीय न्यायालय ने सुना है और किसान जो लार्जर बेंच में इसकी अपील करेंगे। नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन रमा रमण ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब इलाके का विकास तेज होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी नहीं होगी। लोन लेने में, प्रोजेक्ट फाइनेंस में भी काफी दिक्कत आ रही थी, तो यह क्षेत्र इस लड़ाई की वजह से काफी पिछड़ता सा जा रहा था। तो इसी वजह से सभी लोगों को के लिए मेरी यही गुजारिश है कि अब लड़ाई का रास्ता छोड़ करके सभी लोग शांति से विकास के लिए सहयोग करें, और यह मेरा प्रयास रहेगा और निरंतर रहा भी है कि किसानों को भी इस विकास में भागीदार बनाएंगे, उनको भी इस विकास में हमारे साथ चलने पे यह एहसास दिलाएंगे कि उनको भी लाभ, समुचित लाभ इस प्रक्रिया में मिलेगा, और जो उनका जायज उनको इसका लाभ मिलना चाहिए वो हम निश्चित दिलाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नोएडा एक्सटेंशन के किसान मायूस हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत की उम्मीद थी। किसान कल यानी कि शुक्रवार को अब महापंचायत करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। किसानों ने कहा कि हक हुकूक की लड़ाई के लिए अगर उन्हें प्रदर्शन भी करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज फैसला सुनाया है, हमें बहुत उम्मीद थी कि 4 साल से जो हम किसान लड़ रहे थे अपने पसीने के पैसे लगा के करके अपनी ज़मीन पर बचवा के, आज उनकी उम्मीद धाराशायी हो गई और इससे किसानों बहुत ज़्यादा निराशा है। आगे का जो कदम हम उठाएंगे वो रविवार को पंचायत करके आगे के निर्णय लेंगे। इससे ये जो किसानों में एक बहुत तरह से निराशा का भाव पैदा हो गया है, क्योंकि हमें माननीय उच्चतम न्यायालय से भारी उम्मीद थी कि हमें हमारा अधिकार और जो ये यहाँ पे घोटाला हुआ है उसका जरूर पर्दाफाश है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका खारिज की है, इसमें किसानों को बड़ी निराशा है। किसानों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि हाई कोर्ट के फैसले के जो किसान सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं उसमें कुछ न कुछ किसानों के हित में सुप्रीम कोर्ट कुछ न कुछ किसानों को लाभ देगा, और किसानों में इसकी से बड़ी निराशा है। सर्वोच्च न्यायालय आदरणीय वो मानते हैं इसे, और किसानों को बहुत उम्मीद थी, 4 साल से लड़ रहे हैं कोर्ट में कि कुछ ना कुछ हमारे हक में फैसला आएगा, क्योंकि यहाँ धोखाधड़ी हुई किसान के साथ। जमीन कैसे ली गई, उद्योग के लिए ली गई, दे दी बिल्डरों को, तो आज किसान ठगा सा महसूस कर रहा अपने आप को। अब हमारी आगे की रणनीति ये होगी कि हम पंचायत करेंगे, रोड पे आएंगे, आत्महत्या करेंगे, ये करेंगे। उन्नाव के जिला अस्पताल में झोलाछाप डॉक्टर्स और दलालों में विवाद हो गया है। दरअसल ये लोग मरीजों को जबरन प्राइवेट नर्सिंग होम और क्लिनिक पर ले जाना चाह रहे थे। इसी बात को लेकर झड़प हो गई। कई देर तक ये तमाशा चलता रहा। इसके बाद झोलाछाप डॉक्टर और दलाल आपस में ही भिड़ गए और फिर वापस लौट आए। हैरानी की बात यह कि इस दौरान अस्पताल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी दलालों के रवैये से परेशान दिखी। हमारे संवाददाता प्रसून फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रसून, मामला इतना गंभीर है कि सीएमओ भी बोलने लायक स्थिति में है नहीं, वो भी परेशान है। अब इस समस्या का हल है क्या? निहारिका, बिल्कुल जिस तरह से उनकी
जो चेहरे से देखने को लग रहा था वो साफ तौर पर एकदम असहाय सी महसूस हो रही थी, क्योंकि दलालों का शिकंजा इतना कस चुका है कि अभी तक उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न होने की वजह से उनके हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि इमरजेंसी वार्ड से लेकर के वार्डों तक ये दलाल उनका अंदर तक दखल रहता है और मरीज को जबरन ये खींच के ले जाते हैं। कई बार तो ये ऐसी भी स्थितियां देखने को मिली है कि उनके परिजन चिल्लाते रह जाते हैं और जबरन ये दलाल उन्हें निजी नर्सिंग होम में भर्ती करा देते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला सामने फिर निकल करके आया है। इन दोनों का झगड़ा हुआ है और इसके बाद में भी इन दलालों पर शिकंजा कसने की जिला प्रशासन की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी निहारिका, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। दहेज के लिए हुए इस हत्याकांड में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पति समेत ससुराल पक्ष के 5 लोग फरार हैं। वहीं साहिबाबाद पुलिस पर पीड़िता के पिता को धमकाने का आरोप लगा है। बता दें कि दहेज में गाड़ी की मांग को लेकर मंजू बिष्ट को जलाकर मार डाला गया था। अब बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से सुब्रत रॉय को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने जमानत की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। निवेशकों को पैसा देने का प्लान 2 हफ्ते में देने का निर्देश दिया है और तब तक फैसला सुरक्षित। आगे बढ़ते हैं। एनजीटी ने हिंडन, काली और कृष्णा नदी के लिए इमरजेंसी प्लान की सुनवाई करते हुए भारत सरकार और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही एनजीटी ने राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया है। एनजीटी ने नोटिस के माध्यम से यूपी के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हलफनामे पर जवाब मांगा है। दरअसल यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि हिंडन नदी का पानी नहाने के लायक नहीं है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया। संभल की चंदौसी नगर पालिका परिषद में पेयजल पाइप घोटाला सामने आया है। दरअसल नगर पालिका के जलकल विभाग ने नगर में हजारों मीटर लंबी पाइपलाइन डाली थी, लेकिन करोड़ों की लागत से डाली गई पाइपलाइन कुछ ही महीनों में पानी के प्रेशर से फट गई। मामले के खुलासे के बाद मंडलायुक्त ने जलकल अधीक्षण अभियंता के निर्देशन में एक टीम चंदौसी भेजी। इस बीच घटिया पाइपलाइन की जगह नई पाइपलाइन डलवाने की कोशिश की गई, लेकिन 5 सालों बाद जांच टीम ने मौके पर घटिया पाइपलाइन को जब्त कर सील कर दिया। वहीं जलकल विभाग के अफसरों का कहना है कि सील किए गए पाइप 3 साल पहले डाल दिए गए थे। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि 3 साल पहले इस जगह कोई पाइपलाइन थी नहीं। उधर जांच टीम ने सील किए पाइप की जांच की बात कही है और जांच रिपोर्ट मंडलायुक्त को सौंपने की बात कही है। यहाँ के पब्लिक ने कमिश्नर साहब को शिकायत की है, तो कमिश्नर साहब ने हमसे टेक्निकली जांच के लिए नॉमिनेट किया है कि भाई आप हमको उसकी जांच आपका जी सर, शिकायत किस संबंध से गई थी? पाइपलाइन की घटिया क्वालिटी के बारे में या किस संबंध में शिकायत? घटिया क्वालिटी खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद में जी संगम की खबर का असर हुआ है। मुरादाबाद की खबर हम बता रहे हैं, जहां पर सामुदायिक केंद्र को 3 सितारा होटल में तब्दील करने के मामले पर कमिश्नर ने सख्त रुख अपनाया है। कमिश्नर विपिन कुमार द्विवेदी ने प्राधिकरण के अधिकारियों से इस मामले की रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के इंजीनियर और होटल कारोबारियों की मिलीभगत से कई सामुदायिक केंद्र को 3 स्टार होटल में तब्दील कर दिया गया। इतना ही नहीं, इन सामुदायिक भवन में अवैध रूप से शराब के बार भी बनाए गए। और मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार की समाजवादी साइकिल सहायता योजना पर भी भ्रष्टाचार का ग्रहण लग गया है। इस योजना के तहत श्रम विभाग की ओर से मजदूरों को साइकिल मुफ्त में दी जानी चाहिए थी, लेकिन मुंडा पांडे ब्लॉक में अधिकारियों ने मजदूर की बजाय साइकिलें दलालों के हवाले कर दी। दलाल साइकिलों के एवज में अब मजदूरों से 1500 से लेकर 2000 तक वसूल रहे। ऐसे एक दलाल की माने तो उसने पैसे देकर अधिकारियों से साइकिलें ली। वहीं मामले में खुलासे के बाद अब आला अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। भाव मरने के लिए मांगे थे इन्होंने, साइकिल का फॉर्म भरे आएंगे भाई साइकिलें मिलेंगी आपको, 600 रुपये हमें दो तुम। तो वो 600 हमने दिए। जब कल हमारे पापा आए हैं तो उन्होंने 1600 रुपये मांगे उनसे। किस बात के? बोले साइकिल लेके जाइयो, जब 1600 रुपये दे गया वो साइकिल ले जाइयो। रिश्वत देने के बावजूद भी मना कर दिया। ये हमारे मोहल्ले वालों के लिए है ना। अच्छा, आपको नहीं मिलेगी। 600 रुपये दे दिए थे और 1650 रुपये के लिए अब कई 2250 रुपये में टोटल साइकिल दिए।
हमारे गांव में अभी 14-15 साइकिल है, जिन्हें 12 साइकिलें और बटी हैं दूसरे डीलर के द्वारा। उसने किसी से 1800 लिए, किसी से 1850 लिए, किसी से 1200 लिए, किसी से 1300 लिए। उसी अनुसार हमारे बच्चे ने भी ये काम कर लिया कि जब ये कर रहे हैं इस काम को तो हम भी कर रहे हैं इस काम को। भाई हमें नहीं मालूम साहब, ये ना मालूम था कि इतना नाजायज हमारे लिए ऐसा नाजायज हो जाएगा और उनके लिए जायज हो जाएगा। इस समय मैंने डीएलसी डिप्टी लेबर कमिश्नर को बुलाया था, लेकिन वो कहीं बाहर गए हुए हैं। मैंने जिलाधिकारी मुरादाबाद को इसमें गहन जांच करके और तथ्य पता करने के लिए कहा है। इसमें जो भी दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। और खबर औरैया से है, जहां एक स्कूल के प्रिंसिपल ने संयुक्त निदेशक कार्यालय पर 30 मई को आत्मदाह करने की धमकी दी है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में तैनात एक क्लर्क के खिलाफ सिटी मॉनेस्ट्री स्कूल के प्रिंसिपल ने भ्रष्टाचार की शिकायत की, लेकिन क्लर्क के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रिंसिपल नवीन त्रिपाठी के मुताबिक क्लर्क विजय कुमार यादव ने परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए उनसे 50,000 रूपये रिश्वत की मांग की थी, लेकिन रुपए न मिलने से नाराज क्लर्क अब उनके केंद्र को काली सूची में डालने की धमकी दे रहा है। वहीं विद्यालय निरीक्षक का कहना है कि प्रिंसिपल की शिकायत पर जांच कराकर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। आगे की कार्रवाई उच्च अधिकारी करेंगे। मैं सिटी मॉनिटरी सेंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ। पिछले 14-15 साल से विद्यालय चल रहा है। इस वर्ष माननीय डीएस महोदय कार्यालय में कटल सहायक विजय यादव जी द्वारा ये बराबर हमसे कहा जा रहा है कि सेंटर आपके बन रहे हैं, आपको सेंटर रिन्यू कराई पैसे देने पड़ेंगे। 50,000 रुपये की मांग हमसे की गई। पिछले 14 साल से मेरा सेंटर बन रहा है, तो मैंने पैसे देने से मना कर दिया। उस पैसे देने से लेकर आज तक लगातार हमें प्रेशर बनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा सेंटर डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके लिए उन बाबुओं से और अन्य लोगों से मिलकर कुछ हमारे खिलाफ कुछ कृत कार्य किया है, जो कि टोटल झूठ है। सभी शिकायतों की रिपोर्ट मैं संबंधित अधिकारी को भेज चुका हूं, जिसमें से शिक्षा निदेशक कानपुर मंडल और आयुक्त महोदय कानपुर मंडल को ही भेज चुका हूं। मैं अपना पक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। तो उन्हें कोई भी कदम उठाने से पहले बेहतर ये होगा कि उन शिकायती पत्रों पे जो उन्होंने पहले किया था, हमने क्या लिखा है इसका वो अवलोकन कर ले। बिना इन चीजों के संज्ञान में लिए वो इस तरह की एक धमकी देना या दबाव बनाने की कोशिश करना, ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है। कानपुर देहात में भूकंप से स्कूल की दीवार ढहने के बाद बच्चे की मौत पर प्रशासन हरकत में आया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल की जर्जर इमारत की पहचान करने का निर्देश दिया। इसके लिए जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को स्कूल भवन का निरीक्षण करने और रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इस कवायद के तहत जिन स्कूल भवनों की इमारत खस्ताहाल मिलेगी उन्हें ढहा दिया जाएगा, ताकि भूकंप या अन्य कोई आपदा के दौरान बच्चों के साथ कोई दुखद हादसा हो ना। खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि विभागीय नियमों के अंतर्गत जो विहित प्रक्रिया है, ठीक है, उसका पालन करते हुए उन ध्वस्त निष्प्रयोज्य भवनों को ध्वस्त करा दिया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना न हो।